हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम अपना चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा वही क्लास 11th के जो हम थीम 4 कर रहे थे अपना हिस्ट्री का, द इस्लामिक लैंड, जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि इस्लाम का राइज कैसे हुआ, ठीक है, इस्लाम का ग्रोथ कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने ये देखा था कि किस तरह से हमें हिस्ट्री का पता चलता है इस्लाम की। पार्ट 1 में हमने देखा, पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह से जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने स्टार्टिंग करी, ठीक है, वो मक्का से उन्होंने स्टार्टिंग करी, वो उन्हें मदीना जाना पड़ा, ये सब हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है। अब उनकी डेथ हो जाती है 632 में। इसकी वजह से मोहम्मद साहब ने कुछ भी क्लेम नहीं किया था कि मेरे बाद कौन मेरा मतलब मेरे नीचे कौन काम करेगा या फिर मेरा कौन उत्तरदायित्व मतलब लेगा, कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जैसे ही मोहम्मद साहब की डेथ हुई, अब कोई नहीं था ऑफिशियली, तो कोई भी नहीं था, तो इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ खुली लोगों के बीच में कि अब मतलब मुस्लिम इस संस्था का कौन हेड बनेगा। तो क्या हुआ, इस इनोवेशन की चलते पहली बात तो ये सारी जो पावर थी वो उम्मा के हाथों में दे दी, यानी कि जो बिलीवर्स थे, जो लोग थे, उनके हाथों में ट्रांसफ़र दे दी गई पावर को कि लोग डिसाइड करें कि अब भाई उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक नई इंस्टीट्यूशन खड़ी होती है, वो है कैलिफेट की इंस्टीट्यूशन, यानी खिलाफत की संस्था। खिलाफत संस्था क्या होती है कि कोई जो लीडर है, यानी कि जो कम्युनिटी का लीडर है, वो अपने आप को डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट बताएगा कि वो प्रॉफिट के डेप्यूटी हैं, यानी कि उनकी जगह काम करने वाले एक मतलब ऑफिसर हैं, एक तरह से समझ लो, एक तरह से नेता हैं। और उन्होंने अपने आप को क्या कहा, खलीफा कहा कि हम खलीफा हैं, ठीक है, या फिर कैलिफ आप इंग्लिश में बोल सकते हो। तो ये जो खलीफा की जो संस्था थी, पूरी जो कैलिफेट संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था, उनके 4 संस्थापक हुए, यानी कि 4 खलीफा के बारे में आप पढ़ोगे कि पूरी संस्था में मुस्लिम साम्राज्य में कितने खलीफा हुए, 4 खलीफा हुए, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली काम करा। उसके बाद एक नया इंस्टीट्यूशन खुल के आता है, नई डायनेस्टी आती है, वो आप पढ़ोगे बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके 4 खलीफा आते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने तो इन खलीफाओं को एग्रीमेंट दे दी कि ठीक है भाई ये खलीफा है, ये काम करेंगे। कुछ लोगों ने क्या करा, अपने खुद के जो ट्राइब्स थे उन्हें अलग कर लिया, ठीक है, मुस्लिम समाज से अलग कर लिया और अपने खुद का कुछ कम्युनिटी बनाना शुरू कर दी उम्मा के बेसिस पे। जैसे उम्मा बनी हुई थी ना कुछ रिलीजियस बेसिस पे, ऐसे ही अपने बेसिस पे अपनी खुद की कम्युनिटी जनरेट करना शुरू कर दी कुछ ट्राइब्स ने, यानी कि अब वो अलग होने लगे थे, ठीक। तो 2 चीज़ें देखी, एक तो हमने क्या देखा कि नए ट्राइब्स जो थे वो अलग होने लगे, जितने भी पहले उन्होंने जोड़े थे मोहम्मद ने अपने साथ, तो कुछ अलग होने लगे और 4 खलीफा आने लगे, यानी कि जो कैलिफेट संस्था थी वो स्टार्ट हुई और कैलिफ्स आने लगे। तो पहले जो हमारे कैलिफ है वो है अबू बकर, ठीक है। अबू बकर के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है, बस सिंपल सी बात है कि जितने भी ये अगेंस्ट हुए थे ना, जो ट्राइब्स अपने आप को अलग करके मुस्लिम इस्लामिक स्टेट से अलग करके जो जाना चाहते थे, उन्होंने जो धीरे धीरे कुछ दबाव बनाना शुरू करा, जो अपने मूवमेंट चलाने शुरू करे, तो अबू बकर ने कुछ मिलिट्री कैंपेन्स के द्वारा या जितने भी बहुत सारी सीरीज ऑफ कैंपेन्स के द्वारा उन रिवोल्ट को दबाया, ठीक है, जितने भी वो विद्रोह हो रहा था उसे दबाया। अबू बकर ने स्पेशली यही काम करा, पहला काम, ठीक। दूसरे जो कैलिफ हुए हैं हमारे उमर, उनके बारे में हम थोड़ा और पढ़ने वाले हैं, उमर ने क्या क्या करा। अब देखो, जो उमर थे वो दूसरे इनके कौन थे, कैलिफ थे, जिनका मानना था कि जो इनकम इनकी आ रही है व्यापार से और टैक्सेस से, उससे ये पूरे इंस्टीट्यूशन को नहीं चला सकते, यानी कि सिर्फ टैक्सेस से और व्यापार से काम नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो दूसरे इलाकों पे आक्रमण करें, वहाँ से इस रिसोर्सेज इकट्ठा करें, तभी वो अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। तो इन्होंने सोचा, उमर ने सोचा कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को शेप देंगे, आगे बढ़ाएंगे, पॉलिसीज़ को एक्सपांड करेंगे, पावर को। इसके लिए ज़रूरी है एक्सपेंड करने के लिए कि क्या हो, उनके पास अपना कुछ रिसोर्सेज हो। तो रिसोर्सेज के लिए उन्होंने क्या कहा, अपनी मिलिट्री कमांडर्स को तैयार करा, ठीक है, और उन्होंने कॉन्कर करना शुरू करी साइड की लैंड, आसपास की लैंड, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से इलाके उन्होंने करे, मतलब जो आक्रमण था वो किस किस इलाके पे करना चाहा, हम ये देखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो कि सेना में था कौन। सेना में बेदुइन्स थे। बेदुइन्स कौन सा समाज था, जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। बेदुइन्स वो थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी जो थी, जो नोमैडिक थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करती रहती थी ना, आपने पढ़ा था। और बाद में जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहा तो इन लोगों ने उन्हें मान लिया, उनके अंडर आ गए। तो ये बेदुइन ज़्यादातर आर्मी का पार्ट होते थे और ये कहाँ रहते थे, बिल्कुल कोने वाले इलाकों में रहते थे। आप देखोगे, नाम सुनोगे इनका कि कहाँ रहते थे ये,
कूफा और बसरा में रहते थे। ये जो इलाके थे ये बिल्कुल डेजर्टेड इलाका था, जो कि अरेबिया वाले रीजन के बिल्कुल मतलब किनारे पे आता है, डेजर्ट के किनारे पे वो यहाँ रहते थे, जिससे कि वो नेचर के साथ भी मिले, मतलब नेचर के साथ भी अपने ताल्लुकात रखें जैसे उनके पहले थे, और जो लीडर है उसके साथ भी अपने ताल्लुकात रख सकें, तो इसलिए वो वहाँ रहते थे। ठीक है, अब ये तो सेना के बारे में आपने देख लिया, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि इस तरह से उनकी सैलरी होती थी। ठीक, इसके अलावा अब देखो इन्होंने आक्रमण कहाँ करना चाहा। इन्होंने आक्रमण किया एक तो बाइजेंटाइन एम्पायर पे वेस्ट में, और ईस्ट में कहाँ करा, ससानियन एम्पायर में। हमें पता है बाइजेंटाइन एम्पायर वेस्ट में कहाँ किसके अंडर था, मतलब ये रोम एम्पायर की बात हो रही है, और ससानियन यानी कि ईरान की बात हो रही है। ठीक है, और ये हमने थर्ड चैप्टर में भी देखा था कि रोम और ईरान कैसे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एक पावर्स थी। ठीक है, और अरबिया इनके बीच में पड़ता है। जब हम ज्योग्राफी में अभी मतलब मैप में देखेंगे, ठीक है, इनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों साइड मतलब लड़ाई कर सकता था। अब ये जीते कैसे, अरब तो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जो रोम एम्पायर था आपने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में कितना ज़्यादा अमीर था। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों, इनके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जो रोम एम्पायर था बाद में क्रिश्चियन समाज को मानता है, क्रिश्चियन धर्म को मानता है, हमें पता है, और ईरान एक ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म को मानता था, जो कि ईरान का एक बहुत ही पुराना धर्म था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये जो दोनों एम्पायर थे धीरे धीरे इनकी खुद की जो वो थी, यानी कि इनकी खुद की जो पावर थी वो कम होती जा रही थी। इस वजह से जो अरब के लोग थे वो उन्हें कॉन्कर कर पाए, उन्हें जीत पाए। ठीक है, और उन्हें अपने में मिला पाए। अब अरब ने किस किस को सक्सेसफुल कैंपेन्स के जरिए किस किस को अपने अंदर मिला लिया था, सीरिया को, इराक को, ईरान को, इजिप्ट को, सबको अपने अंदर कर लिया। ठीक है, ये जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, मतलब किन किन रीजन की वजह से जीते, एक तो खुद की मिलिट्री स्ट्रेटेजी, यानी कि कुछ तो दुश्मन में भी यानी कि अरब वालों में भी ताकत रही होगी, वो भी रिलीजियस फर्वर भी, यानी कि उनके रिलीजन में कुछ गड़बड़े चल रही थी, और इनका रिलीजन यानी कि जो इस्लाम रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा था उस समय, उसकी वजह से। और अपोजिशन की वीकनेस, यानी कि खुद रोमन एम्पायर और जो ईरानियन थे वो आपस में ही क्या थे, इनके अभिजात वर्ग आपस में लड़ रहे थे, यानी कि जो इनकी एरिस्टोक्रेसी थी वो आपस में लड़ रही थी, और ईरान की आपस में लड़ रही थी। इस वजह से इनकी खुद ही वो वीक थे, तो वैसे ही तीसरा वो आया बीच में और दोनों को हरा लिया और अपने अंदर क्या मिला लिया, बाकी सबको मिला लिया। ठीक है, अब इलाका कहाँ तक फैल गया था अरब इस्लामिक इलाका, नाइल रिवर से लेके ऑक्सस रिवर तक। चलो मैप में देख लेते हैं नाइल रिवर कहाँ है और ऑक्सस कहाँ है। तो आप जब इस मैप में देखोगे तो देखो नाइल रिवर यहाँ है, यानी कि यहाँ से लेके और ऑक्सस आपको ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाली नदी देखो यहाँ पे, यहाँ तक इन्होंने इतना बड़ा इलाका अपने अंदर कॉन्कर करके जीत लिया था। ठीक है, अब ईरान ये रहा यहाँ पे, और रोमन एम्पायर आपको पता है कि ये रहा बाइजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, जो पहले रोमन एम्पायर था बाद में थोड़ा सा बाइजेंटाइन तक सिकुड़ कर रह गया। तो इस तक इलाके में इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को आगे फैलाना शुरू कर दिया। अब देखो आपका अरेबिया इलाका जीत लिया, इराक जीत लिया, सीरिया का साउदर्न पार्ट जीत लिया, इजिप्ट जीत लिया पूरा। ठीक है, तो ये सारे जो इलाके थे इन्होंने अपने अंदर ले लिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अब इसमें जो इन्होंने अब इसे रूल कैसे करा, अब इन्होंने सबको अपने अंदर ले तो लिया, रूल करना भी तो एक सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने रूल कैसे करा, अपने गवर्नर बिठाए, ठीक है, कुछ नेता वगैरह मतलब अपने खुद के ऑफिसर्स बिठाए, और साथ में जो ट्राइब के जो चीफ थे, इनके जो सरदार थे, उन लोगों को काम सौंपा गया कि आप लोग यहाँ पे रूल करोगे हमारी तरफ से, यानी कि एज अ ऑफिसर उन्हें बनाया गया। अब देखो जितना भी टैक्स आता था मुस्लिम समाज से, ठीक है, जो मुस्लिम लोग वो देते थे टैक्स, इसके अलावा जितनी भी रेड पड़ती थी और रेड का जो लूट का सामान होता था उन सब से इनकी पूरी रोजी रोटी या पूरा कहो कि खजाना चलता था। ठीक है, किनका, कैलिफ्स की बात कर रहे हैं ना, और ये पूरा उमर के टाइम पे ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर आप बात करो कैलिफ सोल्जर की, तो वो बेदुइन्स होते थे, मैंने आपको बता दिया। वो सिटीज़ में कहाँ सेटल होते थे, बिल्कुल डेजर्ट के किनारों पे, कूफा और बसरा में। ये तो गुजरात वाला इलाका बता दिया मैंने, सॉरी, अरेबिया वाला देख लो आप, थोड़ा ऐसे वाला है ना, तो उसके किनारों पे बसते थे। इन्हें कैसे पेमेंट होती थी, इनकी एक तो मंथली पेमेंट भी होती थी, और इसके अलावा जितने भी वो लूट का माल होता था उससे भी शेयर मिलती थी, यानी कि सेना को उसका भी शेयर मिलता था। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उस पॉपुलेशन को राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ तभी मिलता था जब वो एक पर्टिकुलर टैक्स देते थे, जिसे आप खर्च या फिर जिजियाज कहते हो। तो ये जिजिया और जो खर्च है ये टैक्स है जो कि और धर्म के लोगों को देना पड़ता था अपने धर्म को मानने रहने के लिए। यानी कि अगर तुम्हें सरकार से या फिर जो क्या हो कि उस टाइम के जो ये कैलिफेट थे, खलीफाओं से अपने धर्म की मंजूरी मनवानी है कि भाई मैं अपना धर्म फॉलो कर सकूँ, तो मुझे एक टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो उस टैक्स से उनकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी चलती थी। और कुछ ऐसे धर्म थे यानी कि क्रिश्चियन और जूइस ऐसे थे जिन्हें काफ़ी ऑटोनॉमी दे दी थी खलीफाओं ने। ठीक है, जब वो जीत के लाए, तो जब वो ईरान को, बैजेंटाइन साम्राज्य को जीतेंगे, तो वहाँ के लोग तो अलग अलग धर्म के हैं ना, तो थोड़ा बहुत उन्हें भी थोड़ा बहुत उन्हें फ्रीडम दी गई। ये जो पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ, यानी कि उन्होंने जो अपने आप को फैलाया, ठीक है, और जो यूनिफिकेशन था वो इजी नहीं था अरब साम्राज्य के लिए। इजी क्यों नहीं था, अब देखो अलग अलग जो चीज़ें थी वो थ्रेटन हुई इससे, यानी कि कुछ डरावनी सिचुएशन पैदा हुई। कैसे,
पहले जो थे कुरैश लोग थे, हमने देखा था कि जो वो तो आपके जो हमारे मोहम्मद साहब हैं वो कुरैशी थे, ठीक है। अब जैसे जैसे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग मतों के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग मर्ज होंगे तो उन्हें लगेगा ना कि हमारी पहचान कहीं जा रही है। मान लो बाइजेंटाइन साम्राज्य का कोई इलाका हमने अपने अंदर मर्ज कर लिया, तो जो बाइजेंटाइन लोग हैं वो अब दूसरे इलाकों में भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे भी ट्रैवल करेंगे। अब इनकी पद्धति और इनकी पद्धति अलग अलग है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आइडियाज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो वही आइडियाज़ के कॉन्फ्लिक्ट हुए यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब इसकी वजह से इन्हें क्या देखने को मिला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, या फिर किस तरह से पूरा इन्हें एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए, इसलिए दिक्कत हुई। और खासकर और दिक्कत क्या हुई, जितने भी ये थे, कौन थे कि मक्का में क्या था, स्पेशली कुरैश लोगों का बहुत ज़्यादा वो था कि क्या था, दबदबा था। और कुरैशियों के साथ फिर धीरे धीरे दिक्कत आने लगी। क्यों? क्योंकि कुरैशी जब हेड कर रहे हैं और बाकी लोग कोई हेड नहीं कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। और ये तब और बढ़ गया जब जो थर्ड खलीफा था हमारा उस्मान, जब वो आया। ये जो उस्मान था वो खुद एक कुरैश था और उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने शासन में ज़्यादातर जो सारे अधिकार थे वो कुरैशियों को दिए। ज़्यादातर अधिकारी कौन बनाए? कुरैशी ही बनाए, ठीक है। इससे जो ये जो दिक्कतें थी और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई, यानी कि और ज़्यादा बढ़ गई। अब इस दिक्कत के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो अपोजिशन थे इराक के लोग, ठीक है, जब फिर से मैं आपने देखोगे कि इराक के लोग कहाँ हैं, इजिप्ट के लोग कहाँ हैं, इन लोगों ने कंबाइन करा मदीना के साथ। अब देखो यहाँ पे अब मक्का के लोग, जो मक्का है वहाँ तो कुरैश है, ठीक है, तो उनका तो शासन चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है, कॉन्कर कर चुके तो ऑलरेडी प्रॉफिट मोहम्मद दोबारा से इन्हें। मदीना वाले लोग जो थे उन्हें दिक्कत थी, एक तो इराक वाले लोग जो थे उन्हें दिक्कत थी, इजिप्ट वाले लोग जो थे इन्हें दिक्कत थी। तो इन तीनों ने मिलके एक साथ जो मक्का है, मक्का में जो जहाँ पे वो उस्मान बैठा था, जिसका मतलब खलीफा की सीट थी या जो भी है, वहाँ पे जाके क्या कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, ठीक है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक जो मक्का का रहने वाला जो मदीना का रहने वाला एक लीडर था, उसने क्या करा, उस्मान की डेथ कर दी, उस्मान का मतलब हत्या कर दी पूरी, ठीक है। तो इराक और इजिप्ट के लोगों ने मिलकर मदीना के साथ उस्मान की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब उस्मान के बाद कौन बना खलीफा? अली बना। अब ये अली कौन था? ऑब्वियसली जब मदीना वाले लोगों ने मक्का के उस हेड को क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया, किल कर दिया, तो मदीना का लीडर हुआ ये अली, ठीक है। तो अली ने मक्का के लोगों के खिलाफ और कैंपेन शुरू करे, ठीक है। एक तो राजा को तो मार ही दिया, मतलब पहले के खलीफा को तो मार ही दिया, उसके बाद और क्या क्या करें, और अपने जो वॉर्स थी वो लड़ी, ठीक है। किस किस के खिलाफ? मक्का के एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लगभग 2 वॉर लड़ी। अली ने इस्टेब्लिश करा खुद को कूफा में, ठीक है, और उसने बहुत सारी आर्मी को हराया भी। जैसे जो मोहम्मद की वाइफ थी, मोहम्मद की वाइफ कौन होंगी? मोहम्मद की वाइफ तो कुरैशी फैमिली से होंगी, ठीक है। तो जो कुरैश की फैमिली थी वहाँ की थी ये आयशा कौन थी? मोहम्मद की वाइफ थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस अली के खिलाफ आक्रमण किया था, लेकिन अली ने इन्हें हरा दिया, किसमें? बैटल ऑफ कैमल में। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मक्का वर्सेस मदीना हो रहा है। मदीना की वो इलाका है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने, लेकिन अलग अलग ट्राइब्स थे वहाँ पे, तो कोई एक हेड नहीं था। लेकिन मक्का वो इलाका था जहाँ के खुद प्रॉफिट मोहम्मद थे, और वहाँ का कुरैश पंथ था, वहाँ के थे मोहम्मद साहब। तो जो मोहम्मद की पत्नी थी, उन्होंने जो मोहम्मद की पत्नी आयशा थी, उन्होंने अली के खिलाफ कैंपेन शुरू करा। क्यों? क्योंकि अली कौन था? मदीना वाला था, और उसने कुरैश के उस्मान को भी मारा था, ठीक है। तो इसलिए आयशा की जिम्मेदारी बनती थी ना कि वो युद्ध करे, ठीक है। तो उसने युद्ध करा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो नहीं जीत पाई। लेकिन चलो, राजा रानी से तो नहीं जीत पाई, मतलब मोहम्मद की पत्नी जो बैटल करी उससे तो वो नहीं जीत पाई। लेकिन जो मुआविया थे, ये मुआविया कौन थे? मुआविया उस्मान के कुछ समर्थक थे। उस्मान कौन था? जो आपका थर्ड कौन था? खलीफा था, तीसरा खलीफा था ना आपका उस्मान, जिसे एक मार दिया गया था, ठीक है, मदीना के लोगों ने मार दिया था, ठीक है। तो जो उस्मान का समर्थक था मुआविया, उसने क्या किया, और वो गवर्नर था सीरिया का भी, ठीक है, सीरिया के इलाके का गवर्नर भी था। उसने अली के साथ दूसरी बैटल करी स्टीफिन में, यानी कि जो मेसोपोटामिया का नॉर्थन वाला इलाका है वहाँ पे। और इस वाले बैटल को वो ज़्यादा टिक नहीं पाया इसमें, यानी कि अली की इसमें क्या हुई, अली की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, ठीक है। अब अली के जो कैंप्स थे, अभी से हार के बाद अली के जो लोग थे, यानी कि जो अली के समर्थक थे, वो 2 पार्टों में बट गए। पहला पार्ट तो वो बन गया, उन लोगों का बन गया जो लोग अली के समर्थक थे, और दूसरा पार्ट उनका बन गया जो अली के विरोधी थे, ठीक है। जो अली के समर्थक थे उन्होंने तो अली के मृत्यु के बाद भी, अली की हत्या जब कर दी गई, ठीक है, कूफा की एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। कूफा वो इलाका जहाँ अली रहता था, डेजर्टेड इलाका था, किनारे पे बसता है, ठीक है, वहाँ अली का शासन था, अली रहता था। अली को मार दिया गया वहाँ पे एक मस्जिद में। अली के मरते ही जो उसके समर्थक थे, उन्होंने अली के जो पुत्र
थे यानी कि बेटे थे, उन्हें क्या वैल्यू देना शुरू करा और वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन जो दूसरा इलाका था, जो दूसरा समुदाय बना, जो अली के खिलाफ था, जो किनके साथ था, उन मुआवियों के साथ था, जो पहले के उस्मान का सपोर्टर था, उनके साथ था। उन लोगों ने अपने आप को एक अलग नाम दिया, ठीक है। उन्होंने अपने आप को स्थापित करा, किसकी जगह, कैलिफ की जगह अपने आप को खुद को कैलिफ बताया 661 में, और उन्होंने एक डायनेस्टी की स्थापना करी जिसे आप उम्मयद डायनेस्टी कहते हो, ठीक है। और उम्मयद डायनेस्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा 661 से लेकर 750 तक। आराम से इनकी डायनेस्टी चलती है, जो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे कि किस तरह से उम्मयद डायनेस्टी चली और किस तरह से युद्ध वगैरह इनके होते हैं। अब आप देखो, ये जो सिविल वॉर्स हुई, यानी कि जो इनके घरेलू युद्ध थे उन्हें सिविल वॉर कहते हैं। जो इनके जो सिविल वॉर हुई, इससे ऐसा लग रहा था जैसे अरब का जो डोमिनेशन था वो पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरे डिसइंटीग्रेट हो गए, इनके एक दूसरे को ही मारे जा रहे थे, ठीक है। तो इससे जो साइन उभर के आते हैं वो समझ में आता है कि ट्राइबल्स ने एक दूसरे को, यानी कि एक ट्राइब ने दूसरे को कॉन्कर किया, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। एक दूसरे का कल्चर समाप्त करना चाहते थे, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे हमने देखा कि कुरैश को पहले उन्होंने क्या करा, उस्मान वगैरह ने कुरैश के लोगों को ही पूरी सारी पावर दे दी, ठीक है। तो अली ने उसे एसेसिनेट कर दिया, फिर अली भी एसेसिनेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब बाद में उम्मयद राजवंश आता है, उम्मयद डायनेस्टी आती है, तब आप देखोगे किस तरह से फिर से ये जो राउंड है कंसोलिडेशन का, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करने का, लोगों को इकट्ठा करने का, वो शुरू होता है, और कैसे पूरा साम्राज्य उनका आगे बढ़ता है, ये हम पार्ट 4 में देखेंगे। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। हमने देखा कि किस तरह से 4 हमारे जो कैलिफेट यानी कि जो खलीफा हुए थे वो हुए, और एक कैलिफेट इंस्टीट्यूशन की खिलाफत जो हमारा संस्था थी वो कैसे चली, ठीक है। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड लक।